हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू स्टूडेंट। आप लोग को हम वर्ण विचार में आपको पढ़ाए थे हिंदी वर्णमाला का क्रम, और हिंदी वर्णमाला के क्रम में स्वर व्यंजन और व्यंजनों के वर्गीकरण, उस व्यंजन के वर्गीकरण के बाद अंतःस्थ, ऊष्म, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन, उसके बाद स्वरों का वर्गीकरण। स्वरों के वर्गीकरण में फिर हमने क्या, स्वरों का भेद, अर्थात वह क्या होता है आपका स्वरों का भेद। उस हमने भेद में आपको स्वर के कितने 3 भेद, स्वर के कौन कौन से स्वर के हमने 3 भेद आपको बताए, कौन कौन से, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अर्थात यह हमने आपको क्या किया, 3 स्वर बताया। इन 3 स्वरों में हमने आपको बताया था कि जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता हो वो क्या होते हैं आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। अर्थात क्या होते हैं, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है वो आपके ह्रस्व स्वर होते हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है, ह्रस्व स्वर की अपेक्षा दुगना समय लगता है। जिन स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या होता है आपका 2 गुना समय लगता है, उन्हें क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। उस दीर्घ स्वर के बाद आपको हमने बताया था कि प्लुत स्वर क्या होते हैं। प्लुत स्वरों के उच्चारण में क्या होता है कि दीर्घ स्वर और ह्रस्व स्वर की अपेक्षा क्या होता है, ज़्यादा समय लगता है। तो स्वर के हमने 3 भेद बताए। उस तीनों भेद के बाद अब अगर आपको हमने बताया था कि अयोगवाह क्या होते हैं, और अयोगवाह में फिर आपको उन अयोगवाह के बाद हमने आपको व्यंजन के विषय में क्या किया था, व्यंजन के विषय में आपको जानकारी आज देना था कि व्यंजन क्या होते हैं। फिर भी अयोगवाह के विषय में थोड़ा सा आज फिर डिस्कस कर लेते हैं कि अयोगवाह क्या होते हैं। अर्थात ऐसे वर्ण जो क्या होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं क्या और न तो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो अयोगवाह क्या होते हैं, जो न तो स्वर होते हैं न तो व्यंजन होते हैं, उन्हें हम अयोगवाह कहते हैं। अब यहाँ पे अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग 3 बातें हम आपको बताए थे। उस अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग में हमने आपको बताया था कि जो आपका क्या होता है, अपने पूर्ण वर्ण के ऊपर बिंदु के रूप में आता है। जैसे गंगा, पंखा, अंगूर आदि वर्णमाला के 5 वर्णों के अंतिम वर्ण जो होते हैं वह आपके क्या होते हैं, अनुस्वार होते हैं। तो हमने इसमें आपको बताया था कि जो आपका पंचम वर्ण होता है, पंचम वर्ण कहने का मतलब क्या कि जब आप क वर्ग पढ़ते हैं, इस क वर्ग में आप अगर पढ़ते हैं तो क ख ग घ अंग पढ़ते हैं, तो लास्ट वाला जो आपका अंग आता है, इसी प्रकार आपका क्या च वर्ग पढ़ते हैं। जब आप च वर्ग पढ़ते हैं तो इस च वर्ग के पढ़ने में च छ ज झ य में आपका जो आपका यह आता है पंचम वर्ण। पंचम वर्ण कहने मतलब कि जब हम आपका क ख ग घ और अंग इस तरह से अगर वर्णों को पढ़ते हैं तो इनको पढ़ने में क्या होता है, अगर आप इसको काउंट करेंगे बच्चों, देखिए हट गया, जैसे क ख ग घ और अंग, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो इसमें पढ़ने का मतलब कि पंचम वर्ण कहने का मतलब यह होता है बच्चों कि ये वर्ण का आपका क्या पहला अक्षर है, या उस वर्ग का दूसरा अक्षर है, या आपका तीसरा है, या आपका चौथा है, और अंग आपका 5वां वर्ण या अक्षर है। तो इसमें अनुस्वार आपका क्या होता है कि अनुस्वार आपका प्रत्येक जो आपका वर्ग होता है उस वर्ग का 5वां अक्षर आपका क्या होता है, वह आपका अनुस्वार होता है। जैसे अर्थात क्या होता है, आपका 5वां अक्षर क्या होगा, प्रत्येक अक्षर का अंग, और उसके बाद आपका य और अड़ और न और म, यह आपके क्या होंगे, यह आपके अनुस्वार होंगे। अर्थात यह आपके किससे बोले जाते हैं, नासिका से इनका उच्चारण किया जाता है। इनका किससे उच्चारण होता है, इनका नासिका से उच्चारण किया जाता है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे अनुनासिक में, अगर आप आएंगे तो अनुनासिक क्या होता है, अनुनासिक में हम आपको बताए थे कि इनका उच्चारण क्या होता है,
मुख और नासिका दोनों से होता है। इनका उच्चारण किससे होता है? मुख और नासिका दोनों से होता है। उसके बाद विसर्ग में हम आपको बताए थे कि विसर्ग क्या होता है कि इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। जो आपके विसर्ग होते हैं उन विसर्ग का प्रयोग क्या होता है? आपका तत्सम शब्दों में होता है। उनका प्रयोग क्या होता है? तत्सम शब्दों में प्रयोग होता है। तत्सम शब्द हम आपको बताया ना कि तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम अर्थात क्या, इसका जब संधि विच्छेद करेंगे या विग्रह करेंगे तत् प्लस सम बनेगा। अर्थात क्या, थोड़ा सा स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं बच्चों, थोड़ी सी ब्लैक बोर्ड की समस्या है, इसलिए विग्रह जो लिख रहे हैं हम आपको वाक्य को तोड़ के या स्पष्ट नहीं लिख पा रहे हैं, जिससे अगर आप नोट करना चाहें तो कॉपी में नोट कर सकते हैं। अपनी नोटबुक में इन सबको नोट करते रहिए पढ़ते वक्त। क्या होगा? तत् प्लस सम। क्या होगा? तत् प्लस सम, इस तरह से तो तत्सम होते हैं। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? तत्सम शब्द क्या होते हैं? संस्कृत के सीधे रूपांतरित होते हैं। अर्थात संस्कृत के वे शब्द जो सीधे ले लिए जाते हैं वो क्या होते हैं? वे तत्सम होते हैं। अर्थात संस्कृत से सीधे ले लिए जाते हैं वे आपके क्या होते हैं? तत्सम होते हैं। तो इस तरह से अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपका जो विसर्ग होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो विसर्ग क्या होता है? इसका प्रयोग अधिकतर तत्सम शब्दों में होता है। इसका उच्चारण ह की तरह करते हैं। किसकी तरह करते हैं? ह की तरह करते हैं। जैसे पुनः, अतः और प्रातः क्रमशः। इसमें जब हम व्यंजन संधि पढ़ाएंगे तो व्यंजन संधि पढ़ाते समय हम आपको बताएंगे कि पुनः रमते बनता है, प्रातः काल बनता है, क्रमशः कैसे बनता है, विसर्ग संधि में इसका उपयोग किया जाता है। अब आइए बच्चों व्यंजन के विषय में हम आपको बताते हैं। तो अब जो व्यंजन का वर्गीकरण है वह व्यंजन का वर्गीकरण हिंदी में 4 भेद के आधार पर अर्थात 4 प्रकार से किया गया है। व्यंजन का वर्गीकरण कैसे किया गया है? 4 प्रकार से किया गया है। किसमें? स्पर्श व्यंजन में, अंतःस्थ व्यंजन में, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन में। अर्थात जो आपके यह व्यंजन हैं कौन से? क वर्ग से लेके प फ ब भ म य तक, और जो आपके टोटल व्यंजन प्रयुक्त किए जाते हैं कितने? वैसे अगर आप व्यंजन को देखेंगे तो टोटल कितने व्यंजन हैं आपके? 36 हैं टोटल। आप काउंट करेंगे तो 42 हो जाते हैं। लेकिन अगर इसमें से आप करेंगे तो व्यंजन के जो 4 भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन और संयुक्त व्यंजन को अगर आप देखेंगे तो यही व्यंजन के 4 भेद होते हैं। अर्थात एक चीज़ आप फंडामेंटल बेसिक रूप से अगर आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि स्वर के 3 भेद। कितने भेद स्वर के? स्वर के 3 भेद। कौन कौन से? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और आपके व्यंजन के कितने भेद हो गए? व्यंजन के क्या हो गए? 4 भेद हो गए। व्यंजन के कितने भेद हो गए? 4 भेद हो गए। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अब हम अगर बताएं आपको 4 भेदों में, तो पहला आ जाइए स्पर्श व्यंजन। क्या होता है? स्पर्श व्यंजन होता है आपका, क्या होता है कि स्पर्श व्यंजन आपका होता है जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है वे स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। 25 अर्थात स्पर्श व्यंजन की संख्या क्या होती है? 25 होती है। अब देखिए हम आपको बता रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन होते क्या हैं। अर्थात जो यहाँ पे आपका डिफिनेशन लिखा हुआ है, परिभाषा इसकी लिखी हुई है कि वर्णों के उच्चारण में जिह्वा आपकी क्या करती है? मुख के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। मुख के विभिन्न भाग को स्पर्श करने का मतलब यह है कि हमारी जो जीभ है, जो हमारी टंग है, जब आप क्या करते हैं इन 25 वर्ण को अगर आप पढ़ते हैं तो इसके विषय में हम आपको बताए हैं, आपको क्लास में पढ़ाए थे कि क से लेके म तक के वर्ण जो होते हैं, जब आप क ख ग घ अंग पढ़ेंगे, क ख ग घ अंग वर्ग पढ़ेंगे, च छ ज झ इ और आपका ट ठ ड ढ अड़ से लेके क से लेके म तक पढ़ेंगे। कहाँ तक? क से लेके म तक के जो वर्ण होते हैं, इसको अगर आप गिनती करेंगे बुक में काउंट करेंगे तो क से लेके म तक क्या होंगे? 25 अर्थात क्या होंगे? 25 वर्ण आएंगे, 25 अक्षर आएंगे। तो इन 25 अक्षरों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन कहते हैं। इसका आपका
फार्मूला क्या होता है, सूत्र इसका एक संस्कृत में है जिसको हम क्या कहते हैं, सूत्र को आप लोग को बताएं कितनी बार बताए थे, काद्यो मावसाना स्पर्शा। क्या बताते हैं, काद्यो मावसाना स्पर्शा, अर्थात क्या, काद्यो मावसाना स्पर्शा, क से लेके द म तक के अवसान पर्यंत, ठीक, क से लेके म तक के अवसान पर्यंत, मावधाना स्पर्शा, अवसान पर्यंत म तक के वर्ण ये क्या होते हैं, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात स्पर्श कहने का मतलब कि जब आप किसी भी क ख ग घ ng छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ अ त थ द ध न प फ ब भ म, जब आप इनको पढ़ेंगे तो आपकी क्या होती है, हवा जो निकलती है मुख से, जो हवा निकलती है वह आपकी हवा हर एक वर्ण के उच्चारण में आपकी जीभ जो है आपके मुख के तालु के मूर्धा को और सबको अलग अलग स्पर्श करती है। अभी आपको यहाँ पे देखिए हम बताएंगे कि जो उच्चारण स्थान होता है वह आपका यही उच्चारण स्थान कैसे कंठ को, कंठ मतलब आपके जो गले के नीचे जो आप यहाँ पे है, यहाँ से कैसे हवा निकलती है। किसी वर्ण का उच्चारण आपके तालु से होता है, तालु क्या होता है, तालु मतलब कि जो जीभ है आपकी ये नीचे जो तालु होती है वहाँ से मूर्धा और दंत से अर्थात दांत की मदद से, दांत के टच से आप कौन कौन से वर्ण बोलते हैं, त थ द ध न का जब आप उच्चारण करेंगे तो इसको बोलते समय आपका क्या होती है, जीवा दांत से आपके टच करती थी, यही उच्चारण स्थान होता है। और स्पर्श व्यंजन ये आपके 25 होते हैं। तो आगे आ जाइए बच्चों, अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में अगर आप देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि अंतःस्थ व्यंजन में दिया हुआ है कि आपका कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास का अवरोध बहुत कम होता है उन्हें अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसमें क्या होता है कि श्वास का जिह्वा क्या करती है, तो क्या करती है, उच्चारण में श्वास का अवरोध, अवरोध मतलब क्या होता है कि रुकना, अवरोध मतलब कि रुकना, रोक अर्थात क्या हो, रुकना बहुत कम हो, अवरोध कम हो, तो उसे हम अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। यह आपके 4 होते हैं, इसको आप लिख लीजिए, य र और ल और व, ये आपके कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब आ जाइए ऊष्म व्यंजन। ऊष्म क्या है, ऊष्म का क्या अर्थ होता है, ऊष्म हम आपको बताएं, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का क्या अर्थ होता है, ऊष्म का अर्थ होता है गर्म श्वास वायु। तो जब अगर हम ऊष्म व्यंजन की बात करेंगे, इस ऊष्म व्यंजन में अगर हम बात करेंगे तो ऊष्म का अर्थ होता है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुख के विशेष भागों स्पर्श करने के कारण गर्म हो जाती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 होते हैं। ये आपके क्या होते हैं, संख्या में 4 होते हैं, स ख स ह, अर्थात जो आपके 3 स होते हैं, तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार और दंत सकार। और आपका ह वर्ण जो होता है आपका ऊष्म व्यंजन होता है। बहुत परीक्षा में पूछा जाता है, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है। आपके हिंदी का जो भी कहीं भी अगर कंपटीशन का एग्जाम होता है तो वहाँ आपके अंतःस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, इन सब के विषय में बहुत ही पूछा जाता है। जो अच्छे अच्छे लोगों को इन सब में क्या होती है, दिक्कत होती है, उनसे गलतियाँ हो जाती हैं इस तरह की। तो इसको आप अच्छी तरह से समझिए। तो अब देखिए यहाँ पे आपका क्या बच्चों 3 स है ना, ये आपका 1 स हो गया। और उसके बाद ये जिसको आप लोग कहते हैं खटकोड़ का स, उसके बाद इसको आप लोग पढ़ते हैं क्या, सरौता वाला स और ह। तो अगर आप लिखना चाहें तो नोट करना चाहें तो इसको आप नोट कर सकते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इस सकार स को जिसको आप लोग सीटी वाला स कहते हैं, इसको आप क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, तालव्य सकार कहते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको क्या कहते हैं, तालव्य सकार कहते हैं। और इसको, इस स को हम क्या कहते हैं, मूर्धन्य सकार कहते हैं। कौन सा सकार कहते हैं, अर्थात मूर्धन्य सकार कहते हैं, अर्थात क्या, जिससे मूर्धा की सहायता से हम बोलते हैं। और थर्ड वाले स को, तीसरे स को हम क्या कहते हैं, दंत सकार कहते हैं स। तो इस तरह से तालव्य सकार, मूर्धन्य सकार, दंत सकार और ह, यह 4 जो वर्ण होते हैं यह आपके 4 वर्ण क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और संयुक्त व्यंजन आप लोग सभी बच्चे जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक व्यंजनों से मिलकर बनने वाले वर्णों को हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के संयोग से बनने वाले को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे छ आपका क्या हुआ है, क प्लस स से मिला बना हुआ है। छ किससे बना हुआ है बच्चों, छ आपका छत्रंग का छ किससे बना हुआ है, क प्लस स से मिलके
बना हुआ है। अब यहाँ देखिए आपका क आपका पूर्ण व्यंजन है या आपका क्या मूर्धन्य सकार अर्ध व्यंजन है, क्योंकि इसमें हलंत लगा हुआ है ना, तो इस तरह से क्या है आपका मूर्धन्य व्यंजन है, तो यह मिलके आपका छत्र का छत्री वाला छ बन गया। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे त्र बना हुआ है, त्र कैसे बना हुआ है, त्र अगर आप देखेंगे तो त और र मिलके आपका इस तरह से आपका त अर्ध व्यंजन और र आपका अर्ध व्यंजन मिलके आपका क्या त्र बना हुआ है। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे तो ज्ञ किससे बना हुआ है आपका, तो ज्ञ आपका किससे बना हुआ है, अगर देखेंगे आपका क्या होगा, ज्ञ आपका क्या हुआ, यह आपका ज प्लस य, तो इससे मिलके आपका ज्ञ बना हुआ है, तो यह आपका क्या हुआ संयुक्त व्यंजन हो गया। उसी प्रकार से आपका द्वितीय व्यंजन क्या होता है कि दो व्यंजन दो समान व्यंजनों के संयोग से बनते हैं, उन्हें द्विव्यंजन कहते हैं। इसको आप सरल है जानते हैं, कच्चा पक्का जितने भी आपके द्वितीय व्यंजन होते हैं वह आपके इसी से बनते हैं। तो बच्चों चलिए, लंबा वीडियो हो गया लगभग 16 मिनट का, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहे इसलिए क्योंकि आप लोग को देखने में प्रॉब्लम होगी, और छोटा छोटा वीडियो रहेगा तो आप लोग क्या करेंगे अच्छे से देखेंगे। और सभी बच्चे वीडियो को देखने के बाद इसमें से आप हमको अनुस्वार अनुनासिक विसर्ग व्यंजन के भेद स्पर्श व्यंजन अंतः सूक्ष्म व्यंजन सभी का क्या करेंगे एक एक जो है कमेंट में आंसर लिखेंगे, बताएंगे कि कैसे क्या होता है। और आपको किसी भी चीज़ टॉपिक पे इसमें किसी भी बात को ना समझ में आया हो तो आप हमको वहाँ पे लिख दीजिएगा सर वो कमेंट में कि सर यह पार्ट हमको नहीं समझ में आया, हम आपको कमेंट में देखने के बाद बताएंगे। कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा है, कुछ बच्चों का कमेंट आता है जिससे वो नोटबुक वगैरह के पूछते हैं, विषय में पूछते हैं, लेकिन बहुत कम वीडियो भी बच्चे देख रहे हैं, अर्थात इसका मतलब कि वो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं रख रहे। बच्चों अच्छे से पढ़िए और स्वस्थ रहिए, और बच्चों क्या करिए वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब करने से आपको वीडियो के विषय में जानकारी होगी, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा। और आवाज़ वगैरह की कोई प्रॉब्लम अगर हो रही तो आप हमको बताइए, तो हम कोशिश करते हैं इसको और अच्छे से सुधार करते हैं। ओके बच्चों, रीड करिए, पढ़िए। ओके बाय बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।